नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी बराबर से एक शिकायत थी कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ए टू जेड क्वांट बैच में, जबकि मैंने पढ़ाया था। बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेस लेता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता था कि ज्योमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसका महीना भर ना खींचे। तो हमने 20 क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली थी और पढ़ाई थी ज्योमेट्री जनवरी में। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को था नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। तो उनके लिए अब हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच था उसकी वीडियोज हम आपको दे रहे हैं ज्योमेट्री की। लगभग वो भी ऐसे ही 35-40 घंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट कट करा के दें, जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले। और वो हमारी कोशिश है। तो अभी जो आप इसके बाद देखेंगे, जैसे ही मैं हटूंगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। उस टाइम में बड़ा मोटा हुआ करता था, ठीक है, एकदम अल्फो टाइप का अंकल हुआ करता था। तो उस पर मजाक नहीं बनाना है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ना है। वो वीडियो आपको रेगुलर इसी मंथ में सारी की सारी मिल जाएंगी। कोशिश है कि एक 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए एक बार में, ताकि आपका ज्योमेट्री भी फिनिश हो। बाकी मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा, आज से 10, 15, 20 दिन, एक महीने बाद से, तो मैं वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिर वो बैच 6 महीने चलेगा या 7 महीने का टारगेट रहेगा हमारा कि 7 महीने तक बैच चले, ठीक है। 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स में फ्री हो जाऊंगा। हमारे घर में शादियां हैं, थोड़ा बिजी है सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो फिर हम तब मिलेंगे उस वक्त। बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं, अगर आप अभी लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 11 फ्री स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। और जिन बच्चों को डाउट आता है तो वो आस्क के डाउट फीचर का यूज करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप 15 डाउट पूछेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस भी 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हैं, डाउट पूछने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है बस कि आप ये ज्योमेट्री की वीडियो एंजॉय करिए। मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा, और लाइव भी करेंगे एक, और उसमें आपसे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, जहां से जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके, समझ के आगे बढ़िए, तभी सिलेक्शन संभव है। जब सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सुबह 9 बजे जरूर मिले। तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ये एंजॉय करें वीडियो को। चलिए, वीडियो शुरू होने वाली है, देखिए। हाँ है ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन। दोबारा क्यों मेंसुरेशन? एक बार अच्छा पढ़ा दी क्या मेंसुरेशन? हाँ, रिकॉर्डिंग। अब आप देखो ना, मैं अपडेट बहुत ज्यादा करता हूँ, तो अपडेट के चक्कर में अभी आपको और भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है, ठीक है। मोटी आ जाओ बेटा जल्दी। हाँ हाँ, सीपीयू और सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी सबका एक ही लेवल है, एक ही जगह पेपर बन रहा है। वो लेवल ना ज्यादा रख रहे हैं ना कम, ठीक है। मुंह क्या धो लिया, अपने आप को हीरोइन समझ रही हो? हैं? हिसाब से बात कर लो। ज्योमेट्री, ज्यामिति, ठीक है। ज्योमेट्री में क्या क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। पॉइंट, बहुत अच्छे अच्छे और नए सवाल करेंगे। वही तरीके हैं, वही सब चीजें जो अभी भी पेपर में आ रही हैं, कुछ भी नहीं बदला है। आप पेपर उठा के देखें, तरीके देखें, चाहे मैंने 1 साल पहले पढ़ाया, अब पढ़ाया, वही सब चीजें। पुलिस वाले भाई साहब कैसे हैं आप? और नौकरी सही चल रही है आपकी? सैलरी वगैरह आती है? आप रहते तो यहीं पूरे टाइम, सैलरी खा खाएंगे, ठीक है। पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल। बहुत मजा भी आता है अगर ज्योमेट्री की आप स्टार्टिंग की चीजें समझ गए, तो आगे आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके सवाल करने में बहुत मजा आता है। भले ही होते नहीं, अलग बात है, मजा बहुत आता है अटेम्प्ट करने में। पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर यही है। आप प्री के अंदर देख रहे हैं 25 सवालों में 4 से 5 सवाल ज्योमेट्री के आ रहे हैं। बड़ी बात है कि 20% सिलेबस अकेली ज्योमेट्री कवर कर रही है, ठीक है। तो पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्किल, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप जल्दी जल्दी फोटो खींच लेंगे, ज्यादा चीजें हम लिखेंगे कम, ठीक है, ताकि ये जो बेसिक क्लास है इसको हम आज के दिन में ही खत्म कर पाए। बाकी कल से, जैसे जिन लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो थोड़े बहुत वैल्यू चेंज करके मैं कल से सवाल बताऊंगा, जिससे आप प्रैक्टिस भी करें, याद हो जाए। क्योंकि एक बार में ज्योमेट्री वैसे भी समझ नहीं आती, तो अगर 1-2 क्लास रिपीट भी हो रही है तो उसकी टेंशन न लें।
भाई साहब के बाल कट गए तो इधर देखोगे, कट गए। तो ये आजकल कैसे कैसे लड़के हो गए हैं, बाल सेट करते हैं क्लास में, बताइए आप क्या हुआ, हंसी आ रही है आपको? आप देख रहे हैं कि एक चीज आपके सामने लिखी हुई है, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, कहाँ है कलम हमारी, दिखेगी कुछ? हाँ, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट मतलब बिंदु, और बिंदु क्या होता है? सर्किल हैविंग जीरो रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जीरो है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट की कभी डेफिनेशन अगर पूछी जाए कि एक सर्किल या वृत्त जिसकी त्रिज्या जीरो, उसे हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, शुरू से एक बार में अच्छे से नोट्स बना लें आप, ताकि आगे तक भी वो काम देंगे। आगे बढ़ते हैं। लाइन क्या है? लाइन मतलब रेखा। रेखा आप जानते हैं अनमेरिड है आज तक, लेकिन 100 गुने सिंदूर का है। शादी कर लेती हैं इसके लिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुद ही बहुत अच्छा लगा लेती हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। लाइन मतलब रेखा। ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, मतलब बिंदुओं के मिलान को। जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, आपने ऐसे मिला दिया, ये लाइन है। बिंदु अलग अलग भी हो सकते थे, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये, तो ऐसे करके भी हो सकता है। ये भी एक लाइन है। मतलब लाइन कैसी भी हो सकती है, लाइन कर्व भी हो सकती है और लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है। आपको आ रही बात समझ? क्या नाम है? कहां से आई हो? बिहार से? दोनों? अकेली? ये लोग यूपी से हैं, तो तुम्हारी इनसे दोस्ती हो गई आते ही। सही है, काफी फास्ट हो। बिंदुओं के मिलान को रेखा कहते हैं। क्या बोला मैंने? बिंदुओं के मिलान को रेखा कहते हैं। तो 2 3 4 बिंदुओं को हमने मिला दिया। इट हैज इनडेफिनेट लेंथ, यानी रेखा की अनंत लंबाई होती है। जैसे इसको हम आगे पीछे कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी कितना बढ़ा सकते हैं, इसको भी कितना। अच्छा, आप मुझे बताइए पॉइंट का क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो। जीरो क्षेत्रफल जीरो, पॉइंट में कुछ है ही नहीं। कवर क्षेत्रफल का मतलब क्या? ऐसा एक सवाल बताऊं, अभी इस बार के प्री में आया। अच्छा, लाइन का एरिया क्या होगा? एरिया बेसिकली क्या होता है? बाउंडेड बाय एक्सटर्नल रीजन। अगर वो चीज बाउंड ही नहीं हो रही तो एरिया नहीं निकल सकता। एरिया किसका निकलेगा सबसे पहली बार में? ट्राइंगल का, बाउंडेड चीज का। ठीक है, तो जैसे मैंने एक लाइन ली, मैं एक बात क्या बताना चाह रहा हूं, आपने ये लिखा कि इसकी लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट होती है लाइन की लेंथ। ठीक है, लाइन की लेंथ अगर इनफाइनाइट है और नो एंडिंग पॉइंट, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे कि ये रेखा है, तो रेखा को इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखते ही हैं कि ये एक रेखा है, 45 अंश का कोण बना रही है, तो इसकी कोई लेंथ थोड़ी है, ऊपर नीचे कितना भी बढ़ा दो। तो जैसे जब एरिया की बात आती है, पता है एरिया की बात, तो पॉइंट का एरिया बराबर होता है लाइन के एरिया के, दोनों ही जीरो है। आपने एक लाइन ले ली, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर लंबी, ए बी जो है आपने क्या ले ली? 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ले ली। ये एक रस्सी है, ये बेसिकली एक रस्सी है 10 सेंटीमीटर लंबी। तो मैं इसको अगर ऐसे रख देता हूं तो ये क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो पॉइंट तो हटा ही देता, मैंने एरिया बता दिया, लाइन। अच्छा, अगर मैं इसको, इस लाइन को ऐसे रख देता हूं तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल। अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ऐसे रख देता हूं तो पेंटागन बन जाएगा। अच्छा, ऐसे गोल गोल कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। मतलब एक लाइन से ही मैं सब कुछ बना सकता हूं या नहीं? तो अगर एक लाइन 10 सेंटीमीटर लंबी है तो जो एरिया होगा लाइन का तो जीरो होगा, उसके बाद ट्राइंगल का, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का, उसके बाद पॉलीगन का, और उसके बाद सर्किल का। यानी अगर एक 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन से ट्राइंगल बनाया जाए और फिर क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए और फिर सर्किल बनाया जाए या पॉलीगन, तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? सर्किल का। तो ये बात आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से मैंने ट्राइंगल बना दिया, 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से मैंने चतुर्भुज और उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, ये सब बनाए। तो बताओ उस एरिया का क्रम क्या होगा? एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा? सर्किल का। मतलब जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एरिया
मान ले पॉलीगन में ही उसने बोल दिया पेंटागन बनाया, हेक्सागन और सेप्टागन, तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? सेप्टागन का, और कम किसका होगा? पेंटागन का। तो जितनी भुजाएं, जैसे सर्किल में इनफाइनाइट साइड होती हैं, सर्किल में क्या होती हैं? इनफाइनाइट साइड होती हैं, तो जैसे जैसे साइड बढ़ रही है वैसे वैसे एरिया सबका ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है? सर्किल का। ये वाली बात आप नोट कर लेना कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से अगर मैं ये सारी चीजें बनाता हूं तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? सर्किल का होगा। ठीक है, इसके बाद आगे की बात, लाइन हमने लिख लिया। टाइप ऑफ लाइन क्या होती है? लाइन की बात होगी, सिर्फ लाइन इच ऑफ टू टाइप। लाइन, लाइंस नहीं है, देखिए यहाँ पे रेखा के दो प्रकार होते हैं। एक रेखा होती है स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा, इसको हिंदी में हम बोलेंगे सरल रेखा, सरल रेखा। और कर्व्ड लाइन को हम बोलते हैं हिंदी में वक्र रेखा। जैसे आप भी जानते हैं कि अगर दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु, मुझे इससे इस पे पहुंचना है तो तरीके बहुत सारे हैं। जैसे कि आप भटक जाते हैं, आप एसएससी की तैयारी में आए तो कई लड़के तो सीधे, जैसे हम आए थे तो हम सीधे ऐसे पहुंच गए, जल्दी पहुंचेंगे। बच्चा क्या करते, इधर निकल गया, इधर चला गया, समझ में आई तो इधर आया 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 ऐसे। तो एसएससी की तैयारी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक स्ट्रेट और एक कर्व्ड। कर्व्ड वाले 4-5 साल घूमते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। कुछ भी पढ़ रहे हैं, उन्हें पता नहीं कौन सी किताब फॉलो करनी है, क्या करना है, घूमते रहते हैं, अपना टाइम पास करते रहते हैं। जो पढ़ा रहा होता है वो भी, क्योंकि उसे खुद ही कुछ नहीं आता होता, खुद ही, जिसने कभी जो काम किया नहीं, जो कभी खुद सेलेक्ट हुआ नहीं, उसको क्या ही पता कि सिलेक्शन के रास्ते क्या हैं। जो कोई किसी रास्ते पे जल्दी पहुंचा नहीं, उसको क्या पता कि जल्दी पहुंचने का रास्ता क्या है? क्यों जी भाई साहब, नहीं पता। तो ये क्या है? वक्र रेखा होती है। तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम हो, When the distance between two points is shortest, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम हो, तब हम कहते हैं कि लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट होगी। और वक्र रेखा क्या होगी? जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी शॉर्टेस्ट नहीं है, कुछ भी है, तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी लाइन जो स्ट्रेट नहीं है उसे क्या बोलेंगे? कर्व्ड लाइन। सर्किल इज आल्सो ए कर्व्ड लाइन, यहाँ पे लिख लेना करेक्शन करके कि सर्किल भी क्या है? एक कर्व्ड लाइन है। ये सब लाइन है। ट्रायंगल भी एक लाइन है, कर्व्ड लाइन है। कर्व नहीं है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। तीन के फॉर्म में, तीन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ऐसे क्वाड्रेंट 4 स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। सर्किल क्या है? कर्व लाइन है। तो सब कुछ, सारा कुछ लाइन का ही फॉर्म है। ठीक है, आपकी राइटिंग भाई साहब बहुत अच्छी है। ठीक है, कर्व लाइन, वक्र रेखा, लाइन ऑफ टू टाइप। दो तरीके की लाइन होती है मिशाशन, तो दो तरीके की लाइन होती है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की, कि लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। आप सोच रहे होंगे मैं रेड कलर से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन होता नहीं लिखने का। ग्रीन है या फिर ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या है? रेखाखंड बोलते हैं हिंदी में। किसी भी रेखा का खंड अगर हमने बांध लिया, तो सेगमेंट का मतलब भी खंड है। कल को आप सर्किल का भी खंड पढ़ेंगे, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट जिनको बोलते हैं, वृत्त खंड। जैसे एक लाइन थी, चल रही थी ऐसे, आपने ऐसे रोक दिया इसको यहाँ पे ए और बी, और आपने इतने से पार्ट को, जैसे अब यहाँ से लेके कलकत्ता तक रोड जाती है, जिसमें बीच में 200 किलोमीटर को हमने क्या बोल दिया? यमुना एक्सप्रेस भी बोल दिया। वो क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया, रेखा का पार्ट है। तो इसका एंडिंग पॉइंट भी होंगे और स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा। एंडिंग पॉइंट का मतलब होता है ओर छोर, की रेखा कहां से शुरू हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन आगे ये सब बातें काम आएंगी जब मैं आपको सवाल पढ़ाऊंगा, पूछूंगा तो।
ठीक है, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड ए और बी। इसे हम लिखा हुआ भी है कि ये क्या है, पार्ट ऑफ लाइन है, रेखा का ही हिस्सा है, जिसकी लेंथ फाइनाइट होगी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और 2 एंड पॉइंट भी होंगे, कहां से शुरू हो रही है कहां पे खत्म हो रही है, ये एंडिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ लाइंस क्या है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ लाइन, अब क्या बात करें, टाइप ऑफ लाइंस। लाइंस मतलब रेखाओं के प्रकार, रेखाएं, इसका मतलब हम दो रेखाओं के रिश्ते की बात कर रहे हैं, रेखाओं के प्रकार, दो रेखाओं के रिश्ते की बात कर रहे हैं। जैसे पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज कांस्टेंट देन द लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी फिक्स होती है, कांस्टेंट। अब इसके आगे जरूरत पड़ेगी, बताऊंगा कैसे। जैसे कि ये लाइन है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है के। जैसे कई लोगों को लगता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बराबर होगी तो ही लाइन पैरेलल कही जाएंगी, नहीं, ऐसी डिस्टेंस भी बराबर हो सकती है। जैसे कि ये दो लाइन है, एक ये और एक ये, एक लाइन यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे है और एक लाइन यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे, और दोनों की दूरी 2 और 2 है, तो ये दोनों लाइन भी क्या कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिक्स एंगल की डिस्टेंस बराबर है तो भी लाइन क्या कहलाएंगी, पैरेलल। इसकी जरूरत पड़ेगी, बताऊंगा कहां पे पड़ेगी, पहले इतना लिख लीजिए। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। When the distance between two lines is constant, इसीलिए मैंने डिस्टेंस लिखा है, कहीं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लिखा। दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर बराबर है तो वो लाइन क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, देख लेंगे कि अगर सेम एंगल पे इनके बीच की दूरी बराबर है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, जो रेखाएं पैरेलल नहीं है उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा। आगे बढ़े, फोटो खींचते रहिए आप बस। आपके पास फोन है जी मैम, वेरी गुड। बिहार से ही लाई है फोन या यहीं से लिया, उधर मिलते हैं ऐसे मल्टीमीडिया सेट? अच्छा, एक दो दुकानें होंगी, बहुत है। अच्छा, वीवो वगैरह सब सही है। आपका पेपर कैसा हुआ जी, प्री का? पूरा कर दिया आपने? कितने किए? 77, 80, 78। बच्ची बहुत आगे जाएगी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? चलो बाद में बता देना फिर कभी टाइम मिले तो, अभी रहने दो, इतनी दूर से बोलोगे। देख रहे हो 78 वाले बच्चे बैठे हैं पेपर करके। तुम्हें आता है कुछ? कितने किए तुमने? 68, खाली 60? शर्म नहीं आ रही बिल्कुल? रीजनिंग में टाइम लग गया। ओ, तुमने तो इकोनॉमिक्स भी कर दी होगी। और तुमने कितने किए जी? तुमने तो इनसे भी बहुत ज्यादा किए हैं दोनों। कोई कौन सा अटेम्प्ट था तुम दोनों का? ये पहली बार दे रहे हो इसीलिए कम किए हैं। घर वाले भी कुछ नहीं करेंगे बेटा। घर वालों को क्या लगता है, पहली बार में हमारा बच्चा 60 करके आ रहा है, अगली बार में तो 120 कराएगा। अरे क्वेश्चन 100 है। जब हमारा बच्चा एक साल में 60 कर रहा है, भैया एक साल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहता है सब हिसाब किताब। आपको भी यही लग रहा होगा, अरे अभी तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की तब मैंने इतने कर दिए, तैयारी के बाद तो जस्ट डबल हो जाएंगे। अरे नहीं, हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? अब तो इसमें भी आईएएस की तरह हो गया है, अटेम्प्ट कितने किए, कौन सा अटेम्प्ट था। आईएएस में होता था, एसएससी में काई का अटेम्प्ट और काई के अटेम्प्ट। पेपर दिया, निकलना चाहिए पहली बार में, सीधी सीधी बात है। और नहीं तो क्या, 2012 में मैंने बीटेक किया, 2012 में ही निकल गया मेरा पहली बार में, बिना तैयारी के। तैयारी नहीं की मैंने एसएससी की कभी। उस टाइम पे हो जाता था। वो आपके पापा क्यों नहीं हुए?
उस टाइम पे हो जाता था, आपके पापा क्यों नहीं हुए? वो भी हमारे टाइम के ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उनके टाइम पे तो और आसान हो जाता होगा। घर पकड़ने आते थे कि जी सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन ले लो, पता है कि नहीं? 84 नंबर कट ऑफ गई थी 2012 में, 83.75, 108 नंबर आए थे भाई के। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि मुझे पहली बार में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिली थी, उसके बाद एक भी बार नहीं मिली? नहीं, मैंने भरी भी नहीं, एक दो बार भरी भी, 13 में भरी थी तो मिली नहीं थी। नहीं, मुझे लगा अब और अच्छा होगा, दिल्ली में ही हो जाएगा इस बार, जब देहरादून में था, उत्तराखंड। तो फिर पेपर ही कैंसिल हो गया था ना पूरा। मैंने 6 बार दिया, एक बार कैंसिल हो गया था 2013 पूरा। 340 नंबर आ रहे थे मेंस में, 162 इंग्लिश में और मैथ्स में 97.5। इंग्लिश मैंने पढ़ी गया है थोड़ा बहुत, एक दो टीचर हैं उनसे ज्ञान लिया था इंग्लिश का, लेकिन कुछ लगा नहीं, कभी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नंबर ही नहीं है। उसके बाद तो कभी आए नहीं ना, फिर 130 के बाद एक ही बार आए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमें भी यही लगता था यार अभी 108 आए हैं प्री में, अभी तो मैंने बिल्कुल बिना तैयारी के दिया है, अब तो मैं अगर तैयारी करूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब मैंने 2013 का प्री दिया तो फिर मेरे 125 नंबर आए। एक ही बार मैंने तैयारी की है सीजीएल की खुद से, वो ये थे, ये वाले मार्क्स मेरे तैयारी से आए हैं बस, और ये कैंसिल हो गया पूरा पेपर। फिर मैंने छोड़ दिया एसएससी और मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, तो फिर मेरे नंबर आए 131। जब दोबारा कैंसिल होने के बाद 6 नंबर बढ़ गए, पूरा ही कैंसिल हो गया था, प्री प्लस मेन सारा कुछ, 131 आए। फिर मैंने 2014 में अटेम्प्ट दिया तो 143 आए, फिर बढ़ते गए, 143 आए 2014 में, ये तो 2013 के दोनों नंबर है, और 2016 में 175 आए। बिल्कुल ही छोड़ चुके थे तैयारी, कोई लेना देना नहीं था एसएससी से। ऐसे बढ़ते हैं नंबर जब आप तैयारी छोड़ देते हो, तब छोड़ दिया आपने। तैयारी में तो इतने आते हैं बस इतने। ये मैंने बहुत बहुत अच्छी तैयारी की थी, मतलब बेस्ट तैयारी रही है मेरी अब तक की, जब मेरे 125 नंबर थे। लेकिन इस बार मुझे इंग्लिश में मेंस में बहुत अच्छे नंबर मिले थे, 162, और मैथ में 97.5। तो यहाँ पे मैं बहुत फायदे में था, इतने कभी नहीं मिले उसके बाद। तो ऐसा नहीं कि तैयारी से बहुत फर्क पड़ जाता है, पढ़ तो सब चुके होते हैं। नहीं तो आपको इसी बार 100 करके आने चाहिए थे, देखना चाहिए था कि आपके किए हुए सही निकलते हैं कि नहीं। आपने तो अजमाया ही नहीं खुद को, एटलीस्ट अजमाना तो चाहिए एक बार आदमी को। आपको क्या लग रहा है कि आपने जितने किए हैं 66 वो सही किए सब? तो फिर जब वही सही नहीं किया तो बाकी 40 और करने में क्या बुराई थी? बता, उतनी तो कट ऑफ नहीं, 140 नहीं भी जाए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते कट ऑफ के बारे में। पेपर टफ था, जब नहीं आता तो ऐसे ही लगता। मुझे इंग्लिश का हमेशा टफ लगा, हमेशा मुझे लगता था यार इंग्लिश में तो मेरे साथ ये भी हुआ, मैं हमेशा 100% अटेम्प्ट करता हूँ कि 2016 वाले में मैं 97 अटेम्प्ट कर पाया। मैंने ये बहाना मारा कि 3 में टिक नहीं लगा, मैंने कर्सर तो दबाया था। जितनी भी जो सब्जेक्ट हमें नहीं आते उन्हीं में हमें लगता है कि कर्सर सर्वर डाउन था, मैंने किए तो थे अटेम्प्ट, वहां पे टिक ही नहीं हुए। ये सारी समस्याएं उन्हीं सब्जेक्ट में जो हमें आते नहीं है। मैथ में कभी मेरे साथ भी नहीं हुआ ऐसे, ना यूपी बोर्ड में ना कभी, उसमें आ जाते थे नंबर। इंग्लिश में ऐसे ही लगता था कि पता नहीं टीचर ने काट लिए, करके तो पूरा सही आया था। जो सब्जेक्ट हमें नहीं आता हमें ऐसे लगता है कि करके हम पूरा सही आ रहे हैं। तो आप भी इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ, कुछ कठिन वठिन नहीं आ रहा। आप अपना लेवल बढ़ाओ, बाकी बातों से इधर ध्यान बढ़ाओ, थोड़ा उधर भी रखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इधर ज्यादा। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तुम लोग देखिए, अगर अपना आकलन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अभी तक तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि तुम्हें कितना आता है और कितना करना चाहिए। आप देख लो अपने आप को, नहीं तो साल दर साल तो निकलते रहेंगे, एक साल निकलेगा फिर और एक साल, फिर मन नहीं लगेगा, घर से प्रेशर आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि किस वे में आप तैयारी कर रहे हो, क्या वो रास्ता सही है जिस पे आप चल रहे हो। बच्चा एक बार सेलेक्ट नहीं होता फिर दोबारा भी वैसे तैयारी करता है, जबकि अगर आप एक बार उस रास्ते पे चल के मंजिल तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब कि वो रास्ता सही नहीं है, आपको रास्ता बदलने की जरूरत है। लेकिन आप लगातार फेलियर वाले रास्ते पे चल रहे हो। मेरा तो पहली बार में हो गया, मैं उसी पे चलता रहा, बार बार होता रहा, मैंने नहीं बदला रास्ता, क्योंकि हो गया था। नहीं होता तो मुझे भी बदलना पड़ता। तो अगर आपका नहीं हो रहा पहली बार में, कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए आपको अपने पढ़ने के तरीके को, अटेम्प्ट करने के तरीके को, सबको बदलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे कि मेरा तो पहला अटेम्प्ट था। ये पहला अटेम्प्ट मात्र मन को समझाने वाला एक बहाना है और कुछ नहीं इसके अलावा। भाई साहब, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? आपको टेंशन हो रही है? आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो।
पूरा ही, मैं आपको इतनी बार कह चुका हूं, मेरी बात को कोई नहीं मानता, हमेशा 100% अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 5 में एक क्वेश्चन भी सही हो गया तो आप बराबर हो, और इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.20, और 4 ऑप्शन में एक करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.25, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो सही निकलेगा ही। वो मैंने जैसे कहा है, आज फिर बता रहा हूं कि हम ये सोचते हैं कि मैंने 10 तुक्के मारे और 6 सही निकल के 4 गलत, तो बच्चा अपने आप को इस तरीके से ढाल चुका, तो ये कहता है 4 तुक्के मारे थे 4 गलत। वो ये नहीं कहता कि 10 मारे थे 6 सही है 4 गलत। उसको जो 6 सही होते हैं वो अपनी दिमाग समझ लेता है, अपनी बुद्धि समझ लेता है, अरे मैंने 6 तो सही मैंने खुद ही किया। आप एक बार आकलन करके देखो, टेस्ट सीरीज देके आना, तुक्के मारना, फिर मुझे बताना आपको नुकसान हुआ कि नहीं। कभी नहीं होगा नुकसान, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी हो, आप 100% अटेम्प्ट करो। अगर फायदा नहीं होगा तो एटलीस्ट नुकसान कभी नहीं होगा। जल्दी जल्दी करो, ये नहीं कि रिव्यू के लिए छोड़ दिया, मान ले पहले 5 क्वेश्चन देखे, एक भी नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है इसका बी होगा, तो लगा दो। जो अंतरात्मा की आवाज होती है सही होती है। अरे आप मत मानो यार, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं ना कि मैंने हमेशा 100, आप खुद ही देख लो, चलो मैथ को ही ले लो, मैथ में मेरे 198 भी तो आ सकते थे, 197.5 ही क्यों आए, इसका मैं पूरा कर रहा हूं। वो जो एक मुझे नहीं आ रहा ना, मैं उसको भी कर रहा हूं कि सही बैठ जाए, जबकि 99 सही होने के बाद आदमी ये सोच लेगा यार 99 सही हो गया, अब एक को क्या तुक्का मान, मैं एक भी मार रहा हूं कि क्या पता लग जाए, नहीं लग रहा। तो आप पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा पेपर। लोग जो ज्ञान दे रहे हैं कि पूरा नहीं करना चाहिए, वही करो जो आ रहा है, उन्होंने कभी पेपर नहीं दिया, उनको नहीं पता। यहाँ पे 99.99% टीचर यहाँ पे के पूरे इंडिया में जिस भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं चाहे आईआईटी की, वो सब वही हैं जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं निकाला। जब एग्जाम नहीं निकलता आदमी तभी टीचर बनता है, जब एग्जाम नहीं निकलता तभी ये हालात आते हैं कि अब टीचर बन जाओ, क्योंकि ज्ञान इतना आ चुका होता है। जिसके बाद बहुत ज्ञान होता है वो कभी पेपर निकाल भी नहीं पाता। यहाँ आप कोई भी देख लो, आईएएस की कोचिंग वालों को देख लो, इनके कभी नहीं निकले, लेकिन ये पढ़ाने में अच्छे हैं, क्योंकि जो बढ़िया बकवास कर लेते हैं बढ़िया टीचर है। आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है कि जितनी आप मार्केटिंग अच्छी जानते हैं आप सफल हैं, भले ही आप कुछ नहीं कर रहे। आपको ये बताना आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। आप जितना चिल्लाएंगे उतने सफल हैं, चाहे पॉलिटिक्स में देख लीजिए चाहे टीचिंग में। आप बस चिल्लाते रहिए मैं बढ़िया, एक दिन जनता मान लेगी कि आप बढ़िया हैं। मार्केटिंग का दौर चल रहा है, जिसने अपनी बढ़िया मार्केटिंग की वो सफल है। भले ही आप कितना भी ज्ञान लेके बैठे रहो, अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, अपने आप को बेहतर लोगों को नहीं बता पा रहे, अब उसमें जलियात भी भुगतनी पड़ती है, मोदी जी को भी भुगतनी पड़ती है, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू है, बढ़िया बोलते हैं। जितने नहीं हो उससे ज्यादा दिखा देते हैं, A+B का होल स्क्वायर तक पढ़ा देते हैं, A² B² 2AB बताते हैं, 2AB एक्स्ट्रा क्यों आया। कभी देखा आपने? नहीं देखा ये वीडियो? कितना बढ़िया बताते हैं। A+B गुणा स्क्वायर गुणा ब्रैकेट कर देते हैं। तो यही चीज है कि देखिए कॉन्फिडेंस देखिए बंदे का, कि बंदा गणित पढ़ा रहा है, तो सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। आप अगर 100% अटेम्प्ट करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ये वाली लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन की जो लाइनें कट कर जाती हैं उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कट कर रही है एक जगह। जैसे यहां से हमें ये बात भी जानने की जरूरत है कि जैसे जो x+y होती है, x+y, कभी ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, एक लाइन है x+y, ठीक है, तो एक लाइन दूसरी लाइन को कितनी जगह काट सकती है? एक जगह काट सकती है। और अगर एक लाइन कर्व्ड है और एक नॉन कर्व्ड, तो कितनी जगह काट सकती है? 2 जगह भी और 1 जगह भी, दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि या तो ऐसे निकल जाएगी या ऐसे, या तो 2 जगह काटेगी या 1 जगह काटेगी, ऐसा ही तो हो सकता है। तो हमसे ये बात पूछी जा सकती है कि अगर एक लाइन कर्व्ड है और एक नॉन कर्व, तो कितने मैक्सिमम सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो जवाब होगा 2, क्योंकि 2 जगह अधिकतम काट सकते हैं। ठीक है, और काटने को एक भी जगह ना काटे, बाहर से निकल जाए। जब 2 लाइनें इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को काटती हैं तो कितनी जगह काट सकते हैं? स्ट्रेट लाइन है 1 जगह। यानी कि जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ये हमें यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इक्वेशन का। तो कभी इतनी सी बात ही पूछी जा सकती है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, वो हमें क्या करती हैं? यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, जो पैरेलल लाइन थी वो कहीं काटेंगी? नहीं काटेंगे, इसका मतलब वो हमें नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि एक लाइन थी और उसके ऊपर एक और लाइन आ गई, तो हजारों पॉइंट है, तो जो कोइंसिडेंट लाइन है वो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो कभी लाइन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन कितने सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? जो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, एक लाइन उसके ऊपर एक और लाइन, दैट्स कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन।
इनको हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है भाई। इसके बाद कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? टू और मोर लाइंस विच पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, जैसे दो से ज्यादा रेखाएं अगर एक ही बिंदु पे कट करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। दो से ज्यादा, देखिए 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा होनी चाहिए। तो दो से ज्यादा लाइन अगर एक ही बिंदु से गुजरती हैं उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस, हिंदी में कहते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। फोटो खींच लिया। आज तो 200 का नोट भी नहीं है, सामान खरीद लिया होगा, चावल वगैरह। कम खाओ, थोड़ा मोटापा बढ़ता है इससे। इसके बाद लिखेंगे एंगल क्या होता है। हमने पॉइंट पढ़ा, लाइन, अब पढ़ेंगे एंगल क्या होता है। एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। देखिए क्लास इंटरेस्टिंग भले ही नहीं लगती, लेकिन ये जरूरी है आपको आना ये सब बातें कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है। ये पढ़ने का तरीका है। ऐसे तो मैं सवाल बताऊंगा, अभी पहले सवाल से ही शुरू करूंगा, तो 95% सवाल आप ज्योमेट्री में नहीं कर पाएंगे जो मैं बताता हूँ। मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको नहीं आता। 95-5% सवाल ही ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, बाकी सब आपको बस समझने और कॉपी करने। ठीक है, जो आपको आता है वो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो आपको नहीं आता है। एंगल क्या होता है? एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड, द एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो टाइप ऑफ एंगल क्या है? कोण के प्रकार। जैसे हमने टाइप ऑफ लाइन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दो लाइन होती है, स्ट्रेट और कर्व, उसका टाइप ऑफ लाइंस पढ़ा। ऐसे ही हम टाइप ऑफ एंगल पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ एंगल में क्या आता है? सबसे पहले जीरो एंगल। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस खुद से कितना कोण बनाती है, तो जवाब होगा जीरो। कोई भी लाइन खुद से कितना कोण बनाती है? जीरो एंगल। तो ये जीरो एंगल का एग्जांपल है। व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज जीरो, देन द एंगल इज कॉल्ड जीरो एंगल। तो इसका मतलब कौन सी लाइन इसके एग्जांपल में आएंगी, बता सकते हैं? कभी आपसे पूछ ले कि किस लाइन के बीच कोण, किन लाइन्स के बीच कोण जीरो होता है, तो जवाब क्या होगा? आप बताओ जी। अभी तो पढ़ा कोइंसिडेंट लाइन। जब लाइन ओवरलैप कर जाती है, इसके ऊपर ही एक और लाइन है, तो एंगल क्या होगा? जीरो। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि एंगल बिटवीन कोइंसिडेंट लाइन, एंगल बिटवीन कोइंसिडेंट लाइन इज जीरो। समपाती रेखाओं के बीच का कोण जीरो होता है। समपाती रेखाओं के बीच का कोण जीरो होता है। द एंगल बिटवीन कोइंसिडेंट लाइन्स इज कॉल्ड जीरो एंगल। ठीक है, जीरो होता है। आगे बढ़े, फोटो खींच लिया आपने। कितनी क्लास हुई थी पहले ज्योमेट्री की? 4-5 हो गई थी। अच्छा कोई नहीं, अब थोड़ा सवाल बदलूंगा, पुराने भी हो गए सवाल, तो टेंशन नहीं है, समझ आएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ हमने? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, न्यून कोण। कोई भी लाइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो सब एक्यूट एंगल लाइंस कहलाती हैं। किसी भी लाइन को ये कहना, अगर आपसे कोई कहता है कि 60 डिग्री वाली लाइन बनाओ, 60 डिग्री वाली, तो इसका मतलब है हम जब किसी भी लाइन का एंगल नापते हैं तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हैं। किससे नापते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यानी कि लाइन ऐसे बनेगी,
60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन जो इससे यहां तक जाएंगी, जितनी भी लाइन है यहां तक रहेंगी, वो सब क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल लाइन है। एक्यूट एंगल का मतलब जब कोण 0 से लेकर 90 के बीच में हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, देन द एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल, जब दो रेखाओं के बीच, कौन सी एक्सिस के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। एक्स और वाई है, इनके बीच का कोण क्या होता है? राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 90 डिग्री, then angle is called right angle, then these lines are called perpendicular lines, उन्हें हम कहते हैं कि लंबवत रेखाएं हैं। थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, लिख लिया आपने? इतना समझ आ गया आपको? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण। अगर आप 100% चाहते हैं कि अटेम्प्ट करें तो आपको हर एक छोटी से छोटी बात पता होगी, नहीं तो एक दो सवाल तो छूट ही जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करके आना है, वो भी सही से, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हर छोटी से छोटी बात। क्योंकि इस बार के मेंस में भी आपने देखा काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे सीडीएस वगैरह में आते हैं, 2 स्टेटमेंट दे दिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कोइंसिडेंट लाइन के बीच का कोण 0 एंगल होगा, क्या स्टेटमेंट सही है गलत है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण। व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, अगर दो रेखाओं के बीच का कोण 90 और 180 के बीच में है, तब हम कहते हैं कि एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। यानी 90 से 180 के बीच में होने पे अधिक कोण कहलाएगा। कोई भी कोण जो 90 और 180 के बीच में है, उसको हम कहते हैं अधिक कोण। स्ट्रेट लाइन क्या होगी? स्ट्रेट एंगल क्या होगा? जैसे कोई भी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओ पॉइंट है, तो ये आपस में ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इसीलिए स्ट्रेट लाइन पे बना होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे? या दो लाइनें जब स्ट्रेट लाइन बना देती है, जैसे एक ये लाइन थी, इसने स्ट्रेट बना दिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? 180 एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। हिंदी में इसको बोलते हैं सरल कोण। जैसे सरल रेखा होती है, ऐसे सरल कोण। व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 180 डिग्री, देन द एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल आएगा, करेक्शन कर लेना, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, थीटा 180। बढ़ा दें आगे, आगे कर दें। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कलर इसका और कोई है नहीं हमारे पास चेंज करने के लिए। मैंने ये बात बोली कि रेड अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बस 1-2 पेज की और बातें, उसके बाद दिखेगा। ठीक है, फिर कलर बदल जाएगा। 1-2 पेज और बचा है, बस इसकी फोटो ही तो लेनी है, क्या करना है। मैं बोल तो रही हूँ कि स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश तो दिख ही रही है, हिंदी तो लिख रहा हूँ। हिंदी मीडियम के आजकल बच्चे का है ना, यूपीएससी में ना एसएससी में। यूपीएससी में सिलेक्शन ही नहीं होता, बेचारा करेगा। अब तो बीटेक वाले बंदे भी ज्यादा नहीं आ रहे एसएससी में, क्योंकि उन्हें लग रहा है उधर 8000 की तो भी थी, इधर आके वो भी छिन गई। जिस हिसाब से नकल हो रही है, सब हो रहा है, अभी तक 2017 फाइनल नहीं हुआ, कैंसिल होने की कगार पे खड़ा है, तो उस हिसाब से बड़ी मुश्किल है। आज तो सीबीआई ने तक कहा है कि 2 एसएससी के अधिकारियों की भी मिली भगत है चीटिंग में। बताओ आप, रिजल्ट यार, रिजल्ट निकालना एसएससी का काम है। सीबीआई ने तो डायरेक्टर को 2 बार मिलके बोला भी कि पेपर आउट हुआ, ये सब मत करो इतनी जल्दी जल्दी, लेकिन वो नहीं मान रहा चेयरमैन। तो आप क्या करोगे उसमें? तो निकालेगा वो, तो ज्वाइनिंग भी दे देगा, तो क्या हो जाएगा? तब भी पेपर कैंसिल होगा। कोर्ट के हाथ में है अब तो फैसला। सीबीआई का काम था ये बताना कि चीटिंग हुई है, और जब खाली यही काम था, खाली बताना है, करेंगे कुछ नहीं, तो सीबीआई जांच की क्या जरूरत थी? बहुत तगड़ी जांच करती है सीबीआई का। मैं बिग फैन हूं अपने देश में, सीबीआई से तगड़ा कुछ नहीं है। अभी तो ये लगने लगा था उससे ही भरोसा उठ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीबीआई ने अपना भरोसा बरकरार रखा और ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के दिया। बहुत तगड़ी जांच करती है। मतलब सीबीआई के सामने अगर कोई झूठ बोल दे तो मैं उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। बोल ही नहीं सकता, बोल दो आप झूठ, आप खुद ही सच बोलोगे। पता नहीं क्या है ऐसा वहां पे, क्या माहौल है ऐसे, क्या उन्होंने अगरबत्ती लगा रखी है,
वहां पे जाके कोई झूठ ही नहीं बोलता, सब सही बोलते। पुलिस को देखो कितना कुछ करना पड़ता है, पुलिस मारती भी है लोगों को, तोड़ती, तब जाके सही बोलते हैं। और सीबीआई ये तो लास्ट में करती है, नहीं तो जरूरत पड़ती नहीं है सीबीआई को। इस केस में भी मारने तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, काम ऐसे ही हो गया। पता नहीं क्या करते बंदे, खुद ही बता देते, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे सबूत होते हैं ना, मतलब बंदे को लगता है कि अब इससे छुपाने का कोई फायदा है नहीं, इस पे सब कुछ रखा है। अगर एक पेपर का स्क्रीनशॉट 4 फोनों में घूम के आया है, तो सीबीआई के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो ये बता देते हैं किस फोन से चला था और कहां तक पहुंचा है। बताओ, आप कर दो स्क्रीनशॉट, वायरल कर दो, तो जो भी बंदा वायरल करेगा उसका कुछ नहीं जाएगा। वो स्क्रीनशॉट से तक पता लगा लेते हैं कि फोटो किस कैमरे से खींची है, कौन से फोन से खींची है, इस फोटो की प्रॉपर्टी क्या है। कमाल की टेक्नोलॉजी है उनके पास। मुझे लगता है सीबीआई को अगर और बढ़ा दें तो ये सब रुक ही जाएगा, करप्शन वगैरह। बात बात पे जो अभी हम 100 नंबर पे फोन करते हैं छोटी छोटी बातों पे, फिर हम डायरेक्ट सीबीआई को ही करें। यार देखना, ये ऐसे बंदा परेशान कर रहा है, इसका नंबर निकालो यार जरा। पुलिस के पास तो उतनी फैसिलिटी नहीं है ना। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? परिवर्ती कोण, परावर्ती या परिवर्ती कोण। When the angle between two lines is between 180 डिग्री to 360 डिग्री, then the angle is called obtuse angle। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण ऐसे बना हुआ है, ये 270 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल है। देखिए एक बात याद रखना, मान लेते हैं कभी एक सर्किल बन गया ये, और आपसे ये एंगल पूछा एओबी, एओबी पूछा, आपने निकाल दिया 130, या आपने ये निकाल दिया था पहले 230, कुछ भी, और उन्होंने बोला है खाली एंगल एओबी बताओ। तो अगर एंगल एओबी बोला है तो कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता कोई भी कोण। अगर कोई भी कोण 180 से बड़ा है तो फिर हम उसे रिफ्लेक्स बोलेंगे, जब तक ये ना कहा जाए रिफ्लेक्स है। मान लेते हैं आपने पहले ये निकाल दिया था 230, और आपसे पूछ रहा था, ये आपसे पूछा गया था एओबी, और ये 230 निकाल दिया, आप 230 लगा दिया, नहीं लगा सकते। अगर एंगल एओबी दिया हुआ है सिंपल, तो वो लेस देन 180 होगा, तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा 360 में से घटा के। कोई भी एंगल अगर आपका 180 से बड़ा आ जाए और सिर्फ एंगल पूछा है, तो वो रिफ्लेक्स नहीं होगा, आपको 360 में से घटा के उत्तर बताना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई एंगल आपका 260 आ गया, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 100 एंगल है, अगर एंगल पूछा। जब तक रिफ्लेक्स वर्ड ना यूज हो तब तक किसी भी सवाल का उत्तर 180 से बड़ा नहीं आ सकता, इस बात को ध्यान रखना। 2013 में ऐसा सवाल आया था। अच्छा, सर्कुलर एंगल क्या है? वृत्तीय कोण क्या है? कोई भी एंगल जो 360 डिग्री होता है, कौन सा होता है बताइए? सर्किल में जो बनता है ये कोण 360 डिग्री होता है, इससे बड़ा कोई कोण नहीं होता। फिर ये लास्ट है कि 360 डिग्री अगर कोण हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर एंगल, यानी कि वृत्तीय कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तीय कोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने फोटो नहीं लिया अभी? आपको अभी तो अपने वॉलपेपर पे अपनी खुद की फोटो सेट करने से फुर्सत कहाँ है? पता नहीं, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, फिल्टर लगा लगा के लोग अपनी स्मार्ट सी फोटो वॉलपेपर पे लगा लेंगे और डीपी पे। उनको लगता है जनता बेवकूफ है। अरे भैया इतनी भी नहीं है, कभी तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तब तो राज खुलेंगे। क्यों ऐसे किसी को गुमराह करना? बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और अब तो एक भी नहीं, लोग मैंने देखा अपने डीपी पे 8-8 तरीके की एक ही डीपी में फोटो लगा देते हैं, फिल्टर होते हैं, इसमें कुछ कम स्मार्ट, इसमें फिर ज्यादा, इसमें कुछ कम फिर ज्यादा। पता नहीं इससे क्या हो जाता है। सच्चाई एक दिन तो आपको फेस करनी है, कब तक क्रीम लगा के दौड़ते रहोगे? टाइप ऑफ एंगल्स, अभी हम एंगल पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तक हम पढ़ रहे थे एंगल, अब हम पढ़ रहे हैं एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स यानी कोणों के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं? कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। हाँ, इसके बाद एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही टॉपिक होंगे। ऐसा थोड़ी कि टॉपिक छोड़ दिए जाएंगे जो भी नया बच्चा। बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। टाइप ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से इनको हिंदी में बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। हिंदी वाले लिखेंगे कोटि पूरक कोण।
कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे होता है जैसे आप कहीं होटल में जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता होगा आपको, सुना आपने कभी? ऐसे नहीं, कभी रुके नहीं ना आप होटल में, अच्छे होटल में आप रुके उसमें जिसके सामने 20 रुपए के छोले भटूरे मिलते हैं, खुद ही लाइव पैक करा के खुद ही खा लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए, इफ फाइंड द एंगल, ऐसे लिखिए, फाइंड द एंगल which is 4 times of its complementary angle। उस कोण को ज्ञात करो, उस कोण को ज्ञात करो जो, उस कोण को ज्ञात करो जो अपने कोण को ज्ञात करो जो अपने कोटि पूरक कोण का कितने गुना है? 4 गुना। तो कितना आ रहा है? 18 कैसे आ जाएगा? 18 तो 4 गुना होता है 4.5 का, और 4.5 और 18 तो जोड़ के 90 नहीं बैठ रहे। बताओ, इतना छोटा सा सवाल आप नहीं कर पाते, फिर कहते यार आप बहुत इंटेलिजेंट है। बताओ आप बताइए जी मैम, आप कर पाएंगे? बताइए, कोई लेवल है? मैंने पूछा कि वह कोण बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 4 गुना है, ठीक है? तो एक मान लेते हैं अल्फा और एक 4 अल्फा। तो पहले मुझे ये बताओ, सवाल में अल्फा पूछा है कि 4 अल्फा? 4 अल्फा पूछा है ना, और दोनों का जोड़ कितना होना जरूरी है? 90। तो यहां से अल्फा कितना आ गया? 18। तो 4 अल्फा कितना आ जाएगा? 72। तो आप ये वाली गलती कैसे कर देते हो? बताओ, इतनी छोटी छोटी गलतियां करोगे तो कैसे बात बनेगी? इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? ज्यादा काबिल हो आप। कर चुका हूं मैं ये। देखता हूं। हमने कहा था कि वह कोण बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है। तो एक एंगल अल्फा था और उसका 4 गुना 4 अल्फा। तो 5 अल्फा बराबर 90 आ गया, तो अल्फा कितना आ गया? 18। तो 4 अल्फा 72 उत्तर आ गया। ऐसे दूसरा लिखना है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री होती है जो आपके पापा की आई होगी, क्योंकि अब हम लोग के टाइम में तो बैक आती हैं, पहले सप्लीमेंट्री आती थी। पूछना आप अपने पापा को, वो बताएंगे अच्छे से। पहले सप्लीमेंट्री आती थी, हमारे पापा की भी आई थी, गणित को छोड़ के सब में। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, ठीक है? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यदि दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो समपूरक कोण है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? रेखीय युग्म कोण, हिंदी में कहते हैं रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण। Two angles are said to be linear if they are adjacent angle formed by two intersecting lines and their sum is 180 डिग्री। जैसे ये एक लाइन थी, ऐसे आपने बना दिया, तो कई सारे भी हो सकते हैं, खाली टू इंटरसेक्टिंग नहीं, 3 भी हो सकते हैं। ये लाइन सब काट रही है, अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो इन सब एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल, रेखीय युग्म कोण। एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पर बने और दूसरी लाइनों द्वारा सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है।
क्लियर है बात? तो मैं आ रही भाई समझ? ठीक है, तो ऐसा इस पे एक सवाल लिख लीजिए आप। ये बता दीजिए पहले, ये समझ आ गया यहाँ तक, इंटरसेक्टिंग लाइंस तक? ठीक है, अब इस पे आपको एक सवाल लिखना है। फोटो खींच लिया आपने इसका? ठीक है, हम यहीं पे थे ना, यहीं छोड़ के गए थे। अब बोलो किस कलर से लिखना है जो आपको पसंद हो। गुलाबी? गुलाबी है। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे ये एंगल एक्स दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 50 दे दिया, 75 दे दिया मान लेते हैं। ये 105 दे दिया, ये 3y। ठीक है, और भी कुछ देने की जरूरत है? 75 है, ये भी दे दिया। आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस 3y बता दो बस क्या होगा। x प्लस 3y लिख रहे हैं ना भाई? x प्लस 3y पूछ लिया। कितना उत्तर आ रहा है? जैसे पता है, मैं ये सवाल इसलिए दे रहा था कि कई बार पता है बच्चा क्या करता है, वो जैसे ये 75 है और ये x प्लस 3y 105 बता दिया। आ रहा था किसी का 105? आ ही रहा होगा, हाँ भैया का आ रहा है। जबकि आपने ये नोट नहीं किया कि मैंने सवाल में कहीं ये नहीं दिया कि सीटी स्ट्रेट लाइन है। कहीं मैंने दिया ये सवाल में? नहीं दिया मैंने। तो आपने कैसे मान लिया अपनी मर्जी से? आपने सीडी को भी स्ट्रेट लाइन मान लिया, जबकि मैंने सिर्फ क्या दिया है, ए बी स्ट्रेट लाइन है। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि ए बी के ऊपर वाला और ए बी के नीचे वाले एंगल का जो सम है वो क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि 50 और 75 कितना हो गया? 125। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? 55। x 55 आ गया। अच्छा 3y 75 है, तो y कितना आ गया? 25 आ गया। क्योंकि 105 है तो ए बी के नीचे भी 180 होगा, तो y 25 आ गया। यानी 25 दिया, 75 और x कितना है? तो 55 और 75 कितना आ रहा है? 120। तो आपको गलती समझ आ गई भाई साहब अपनी, कि हमने सवाल में ए बी को स्ट्रेट लाइन बोला और आपने क्या समझ लिया, सीडी को भी स्ट्रेट लाइन समझ लिया। और आपने झट से आपने सोचा अरे ये तो फालतू में गुमराह कर रहे हैं, सीधे ये तो 75 है, मैंने 105 बता दिया, आपका उत्तर गलत हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि सवाल में क्या दिया हुआ है, अपने हिसाब से नहीं चलना भाई साहब आप। तो मैंने यही बात समझ, तो मैं लगता कि तुम थोड़े पागल हो। आपको आ गया भाई साहब? इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एंगल का जोड़ होगा 180। तो ये 50, ये 75, बचा कितना? 55। 180 में से घटा दिया। ऐसे इस लाइन के नीचे भी क्या होगा? 180 होगा, 105 तो ये 75। तो y कितना आ गया? 25। अगर y 25 है और x 55 तो जोड़ के निकाल दिया 120। ठीक है, 130 आ रहा है ना? ठीक है, देखो इधर, इधर देखो। इसके बाद लिखें, इसके बाद लिखें, हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद लिखें एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? बेसिकली एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, क्रमागत कोण। क्रमागत कोण
क्रमागत कोण, ठीक है। एडजेसेंट एंगल मतलब क्रमागत कोण क्या क्या होंगे, जैसे वैसे तो ये बिना लाइन पैरेलल ना हो तो भी ऐसा ही होगा, लेकिन मान लेते हैं अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं एल और एम, एल पैरेलल है एम के, ये पैरेलल का साइन होता है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 180 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। आगे बढ़े, इस पे एक सवाल लिख लीजिए। जैसे कई बार कई सारे तरीके से इस पे सवाल बन जाते हैं। एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, एल और एम दोनों पैरेलल हैं, ये एंगल 110 है, ये एंगल 120 है, तो आपसे एंगल एक्स पूछ रहा है क्या होगा, बीच वाला एंगल पूछ रहा है क्या होगा। रख दो, कितना आ रहा है बताओ। इतनी छोटा सा सवाल नहीं कर पा रहे आप। आपको नहीं लग रहा कि एक और लाइन इसके पैरेलल खींच देते हैं, ये तो पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल खींच दी। अब अभी पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन के जो ये एंगल बनेंगे बीच के, इनका जोड़ कितना होगा 180, तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 70, बोलो होगा या नहीं। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 60, तो एंगल कितना आ जाएगा जो हमसे पूछा रिक्वायर्ड, 70 प्लस 60 कितना आ जाएगा 130। कर लेंगे ऐसा, कभी छोटा सवाल आता है तो फिरी फिरी में भले आया, वैसे बंद हो गए सवाल आना, लेकिन आ जाए तो पता रहना चाहिए। मैम आपको तो मुझे लगता है ज्यादा नॉलेज है गणित की, नहीं। ये पीछे कौन बच्चा कनस्तर हिला रहा है, ऐसे आवाज आ रही है कनस्तर हिल रहा है, कौन है समझा लो इसको, हनुमान को। हमारे घर जब हम गांव में रहते थे तो बंदर बहुत आते थे, और बात ये नहीं कि बंदर कुछ बिगाड़ जाते थे, सोने नहीं देते थे, बहुत हंगामा करते थे छत पे नीचे। तो हमने क्या किया था कि जो पंखे का कुंदा नहीं होता, छत पे एक बरामदा टाइप बना हुआ था, उसमें कनस्तर लटका लिया था। कनस्तर जानते हैं, घी तेल का, और नीचे तक रस्सी थी। मैं पढ़ता था देर रात तक, मुझे बहुत मजा आता था ऐसे के लिए, तो मैं लेट तक पढ़ता था, तो रस्सी जो है मैं अपने मेज के पास ही लगा लेता था बिल्कुल। और जैसे पता चला 7-8 बंदर आ गए, रोज आके वहीं बैठते थे, बारिश का मौसम में बरामदा था, मैं ऐसे करके लाता था भाई साहब, सब भागते थे। तो मुझे ऐसे खेल करने में बहुत मजा आता था। मैंने एक बार बिसक परी, जानते नहीं है आप, मैंने बिसक परी को बांध दिया था एक बार, बहुत दिमाग लगा के। उसने बहुत लोगों को काटा भी था, बहुत परेशान करती थी। गो जिसे आप बोलते हैं, गो माने जानना, हमारे यहाँ से बिसक परी बोलते हैं। वो काट लेते तो आदमी पानी नहीं मांगता, ऊपर चला जाता सीधे। आपने कभी नहीं सुनी है? अरे लो, तो वो क्या आपने सुनी है ना भाई। तो वो क्या करती थी बेसिकली कि पानी पीने आती थी ट्यूबवेल में। मैंने ट्यूबवेल में करंट लगा के भी देख लिया, उसका कुछ नहीं हुआ। उसकी बहुत मोटी चमड़ी होती है, बहुत मोटी, बॉडी भी अच्छी होती है। मैंने एक रस्सी डाली और एक बंदे को और लिया। मैंने कहा जैसी आएगी वो रस्सी में घुसेगी, हम झट से खींच देंगे। 7-8 दिन लग गए भाई साहब, हम जैसे खींचे वो भाग जाए, और डर ये भी रहे कि ऊपर ना जाए। लेकिन 7वें-8वें दिन हमने उसे पकड़ने में सफल रहे। पकड़ने के बाद तो मैंने याद किया था, उसको बांध दिया था एक पेड़ से। आज भी मुझे तरस आता है उस बेचारी का, कहीं उसी की बददुआ तो नहीं लगी हुई। मैंने उसे पेड़ से बांध दिया था, 3 महीने वो बंधी रही थी अपने पति के बिना, मतलब अकेली। वही श्राप मुझे लग गया भाई साहब। तो
3 महीने वो बंधी रही, उसके बाद सूख गई थी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा हालत उसकी खराब हो गई थी, घूमती रहती थी, मर गई थी। फिर उसका अंत्येष्टि वगैरह किया हमने। तुम तो जैसे उसी से शादी कर रहे थे ना, सुहागिन को मार दिया। कह रहा आपने हमारी सुहागिन को मार दिया है? और नहीं तो क्या है। कैसे कैसे लड़की हैं बताइए, सुहागिन। तुम अपना सुहाग देखो, उसका छोड़ो। मैं क्या देखूं? मैंने कौन सीक्वेंस में नहीं लिखे, ऐसे ही लिख दिए। इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन से होते हैं? एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 5, ये सब शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि जब दो रेखाएं काट जाती हैं, जैसे ये एंगल x है, ये y, तो ये x बराबर y क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद लिखें वर्टिकल अपोजिट के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। संगत कोण। तो संगत कोण कौन कौन से? एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 9, ये सब संगत कोण है। एंगल 5 बराबर एंगल 8 बराबर एंगल 10, मतलब संगति में आए हुए हैं। और भी हो सकते हैं, एंगल 2 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 12। ठीक है। इसके बाद लिखें अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बोले तो एकांतर कोण। एकांतर कोण भी दो तरीके के होते हैं, एक इंटीरियर यानी कि अंत है, और एक एक्सटीरियर यानी कि बाह्य। अंत है और बाह्य। ठीक है। तो इंटीरियर एंगल क्या है? जैसे एंगल 2 किसके बराबर होगा बताइए? 8 के बराबर होगा या नहीं? तो ये इंटीरियर है। एंगल 2 बराबर एंगल 8। अच्छा, एंगल 4 किसके बराबर होगा? 3 के। एंगल 4 बराबर एंगल 3, ये क्या है? इंटीरियर। बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर से कोई मतलब नहीं है, इतना ही समझ लो। जैसे अब अगर एक्सटीरियर की बात करें तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? 11 के। एंगल 1 बराबर एंगल 11, और एंगल 5 बराबर एंगल 12। तो ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आता है। एक सवाल और लिख लें सही, इसको कॉपी करने के बाद एक सवाल लिख लें। मैम आपको नहीं लगता आप ज्यादा दोस्ती निभा रही हैं इनसे? ये रिश्तेदार लगती हैं आपकी? फ्रेंड है आपकी 9th क्लास से, तो डोली दोनों की अलग अलग ही जानी है, समझ गए? फ्रेंड है। हाँ, आपको बड़ा आइडिया, एक घर में चली जाए। बेटा आप मत क्या करो इनसे बात, आप तो सही हो ना पढ़ने में, या आपको ही मजा आता है इनसे बात करने में? कह रही मैं इसके बिना नहीं जी सकती। ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा? ये लाइन एल है ये। भाई ये कैसे हंस रहा है गंदी तरीके से? कौन है? कौन था ये? आप हो भाई साहब? तो इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको? थोड़ा सा कम कर लो वॉल्यूम, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको बताइए कि एक लाइन और खींच लेते हैं बीच में, पैरेलल होगी, तो ये 50 है, ये भी 50 होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70, तो मिला के कितना हो गया, 120। ऐसे छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं। इसके बाद लिखिए यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, कोण के मात्रक। यूनिट ऑफ एंगल, कोण के मात्रक। यूनिट ऑफ एंगल, कोण के मात्रक। कोण के मात्रक, ठीक है। यूनिट ऑफ एंगल का मतलब कोण के मात्रक। तो क्या होता है कोण के मात्रक? सबसे पहले डिग्री, उसके बाद रेडियन, उसके बाद ग्रेड, डिग्री, रेडियन, ग्रेड, ठीक है। तो डिग्री के और भी मात्रक क्या हैं? मिनट, और मिनट के बाद सेकंड। एक डिग्री में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड। 60 मिनट को लिखते हैं 60 पे बार लगा के, 60 सेकंड को लिखते हैं डबल बार लगा के, ठीक है। ये सीन है। बोलते बोलते गला भी क्या है कि काफी थक गया है बस, लेकिन और 2-3-4 महीने की बात है। संन्यास, हाँ शॉर्ट फिल्म शूट हो गई, बहुत अच्छा रहा है, उसी डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ मैं, तो बस धीरे धीरे करके निकल रहा हूँ इधर। अपना 6-7 महीने में पैकअप कर लूंगा। इस फिल्म को देखते हैं कैसी जाती है। एक शॉर्ट फिल्म बनाई मैंने मुखर्जी नगर पे, जैसे आपके साथ हुआ कि टीचर भाग गया, ये वो टाइप्स, ऐसे ही उसमें ये कि बच्चा कैसे 5-6 महीने में यहाँ आता है एक ताजी गन्ने की तरह, और फिर कैसे उसका जूस निकल जाता है। 15 से 16, 17, 18 मिनट तक जाएगी। हाँ। नहीं यहाँ पे कैसे चला दें, अभी तो बनेगी, अभी तो शूट हुआ है, रॉ मटेरियल है। नहीं नहीं, वो तो शूटिंग हो रही थी, तब तो शूटिंग हो रही थी। मैं लीड रोल में एक्टर हूँ, मैं ही विद्यार्थी बनाऊँ, आप पहचान नहीं पाएंगे मुझे बिल्कुल भी। एकदम पहचान नहीं पाएंगे कि मैं ही लड़का टीचर पढ़ाता है और कैसे बच्चा बना हुआ। इन दोनों में क्या रिश्ता होता है, रेडियन में लिख लें, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितना होगा, 180 बटे पाई। एक रेडियन कितना होगा, 180 बटे पाई, जो लगभग, जैसे पाई का मान आपको पता है कि 3.14 होता है, तो कितना होगा, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ठीक है। तो याद रखना है आपने, एक रेडियन बराबर, अच्छा एक डिग्री की अगर बात करें तो एक डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। इसको ऐसे सी लगा के डिनोट कर देते हैं, जैसे डिग्री को 0 लगा के करते हैं, इसको सी लगा के और इसको जी लगा के ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मतलब लगभग का साइन होता है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं, जैसे बराबर तो था लेकिन लटक गया बीच में, तो दिस इज कॉल्ड लगभग। ये आपने पढ़ा नहीं कभी पहले, लगभग, इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन कहते हैं। जैसे किसी की बात बनने वाली भी पूरी बनी नहीं है, तो ऐसा साइन आएगा, पूरी बन जाएगी तो कैसा आएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है। अरे आप हंस रहे हैं, गलत बोल रहा हूं मैं क्या, मुझे नॉलेज नहीं है हर फील्ड में मुझे है?
ये सारे साइन लगे हुए हैं भाई। ठीक है, ग्रेड के बारे में लिख लेना यहीं पे। एक ग्रेड बराबर होता है 100 ग्रेड। 100 ग्रेड बराबर होता है 1 राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि 90 डिग्री। 100 ग्रेड बराबर होता है एक राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो मजा आ जाएगा कसम से। कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा तेज बोलना जरा। पाई का मान कितना होता है? क्या बता रहे हैं वो? डिग्री को नंबर से कैसे भाग दे देंगे? अरे तो डिग्री लगा रहा ना, डिग्री अलग था और भाग ऐसे दे दे कोपचे में ऐसे, और डिग्री लगा रहा फिर लगा दिए बाद में। मान लेते हैं कि मुझे है? अब ऐसे तो आयतन जो होता है, आयतन को एरिया से भाग करते हैं, आयतन को एरिया से, तो उसमें सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहता है। या मान ले एक एरिया 180 सेंटीमीटर क्यूब है, कोई कह रहा है कि आधा एरिया वाला बताओ, तो आधा एरिया को 2 से भाग कर देंगे। अब आप कहेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में 2 से भाग नहीं लग सकता। 2 से भाग तो इसको लग रहा है, डिग्री को थोड़ी लग रहा है। डिग्री तो शांति से लेटी हुई है। आप समझ रहे हैं? आपके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, डिग्री कोई चुपक थोड़ी ना गई 180 पे, लगी हुई है ऐसे ऊपर, ना कि चुपक गया। आप चुपक भी तो 57 पे भी चिपका दो। ऐसे मत सोचो यार प्लीज, यार आदमी मतलब यार। पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो अगर मैं डिग्री से ही भाग लगा दूंगा तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। सही तो वो भी है, 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन आ जाएगा, लेकिन मुझे तो डिग्री में चाहिए। अगर आप 180 डिग्री लगा दिए यहाँ पे, तो क्या होगा कि डिग्री से डिग्री भी कट जाएगा और 180 से 180 भी, खाली 1 बचेगा रेडियन में। लेकिन हमें तो डिग्री में चाहिए, तो इसीलिए मैं नीचे डिग्री नहीं ला सकता। पाई का कौन सा मान लगाऊंगा? 3.14, जो डिग्री में नहीं है। समझ गया? पाई के 2 मान है 180 डिग्री के बराबर, और एक पाई बराबर 3.14 होता है। तो मुझे जब इसको रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, तो मैं डिग्री को डिग्री से ही भाग कर दूंगा, तो डिग्री से डिग्री कट जाएगी। आपकी क्या डिग्री है? बीटेक हो क्या हो? बीएससी की हो? डिग्री है कि नहीं? काटने की बात क्यों कर रहे हो फिर उससे? अनाप शनाप बातें मत करो। इसका मतलब ये मिनट और ये सेकंड। 57 डिग्री, डिग्री के अंदर जैसे क्या है, घंटे, 1 घंटे की बात हो रही है, लेकिन 1 घंटा कई बार एक्स्ट्रा है, तो कुछ मिनट है कुछ सेकंड है, ऐसी डिग्री भी है। कंप्लीट डिग्री, उसके बाद कुछ सेकंड कुछ मिनट। समझ रहे हैं? मिनट सेकंड का खेल है। आप लोग तो इसके मतलब मुझे लग रहा है इस पे रिसर्च करने लग गए, डिग्री मिनट पे। मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये गलत लिख रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है? इसमें भी डाउट आ रहा है? कमाल नहीं हो रहा? ये डाउट की चीज है। अजीब आदमी आप। खैर कोई बात नहीं, आप बताइए जी क्या स्थिति है? बढ़िया, ठीक है। तो 1 ग्रेड बराबर 0.9 डिग्री होता है, ये लिख लेना जहां पे हमने 100 डिग्री लिखा है। 1 ग्रेड बराबर 0.9 डिग्री। अब आपको एक चेंज करके बताना है, 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकंड को रेडियन में चेंज करो। और मैं आपको बता रहा हूं, किसी को भी रेडियन में चेंज करना होता है, जैसे 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री गुणा पाई बटे 180 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री कट गया, 2 बार क्या आ गया, पाई बटे 2। यानी 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, पाई बटे 2। तो आपको ऐसे ही इसको चेंज करना है, 63 और 14 और 51। हाँ जी,
लगा देंगे सिमेट्री को, क्या ही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो पहले हमें पता है क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस पूरे को डिग्री में लाना पड़ेगा। अगर हम इस पूरे को डिग्री में ले आए तो हम पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, और पाई बटे 180 से गुणा करने का मतलब फिर वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो पहले तो मुझे इस पूरे को ही डिग्री में लाना है। 63 डिग्री प्लस 14 मिनट प्लस 51 है। इस 51 को अगर मैं 60 से भाग कर दूं तो ये भी मिनट में आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा नहीं मिनट में। तो ये कितना हो गया, 17 बटे 20। तो ये 63 डिग्री है। अब ये भी मिनट में आ गया, 14 दूनी 28 और 17 297 बटे 20। अगर फिर से 60 से भाग कर दूं तो डिग्री में आ जाएगा नहीं। देखिए जब हम सेकंड को 60 से भाग करते हैं तो मिनट बनती है, मिनट को 60 से भाग करते हैं तो आवर बनता है। ऐसे यहाँ पे भी सेकंड को 60 से भाग किया तो मिनट बन गई, मिनट को 60 से भाग किया तो डिग्री बन गई, बन गई। अब इसको 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 99 बटे 20। तो ये पूरा डिग्री में मालूम है कितना आ गया, ये आ गया 63 डिग्री प्लस 99 डिग्री बटे 400। अब अगर हम इसे पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, पाई बटे 180 से, तो ये क्या बन जाएगा, रेडियन में बन जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे गुणा ताकि आसान पड़े। अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा, 7, 7 चौक 28 और 11, 2811। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना अगर आपको डाउट लग रहा है कैलकुलेशन में। तो पाई बटे 180, तो 9 से भाग करेंगे 20 बार कटेगा, ये आ गया 2811 पाई बटे 8000। एक बार दोबारा बताता हूं, आप लिख लो। तिरसठ डिग्री 64 मिनट 51 सेकंड था। तो हमने क्या किया, 51 को पहले 60 से भाग कर लिया, 51 को 60 से भाग करके क्या बन गया, सेकंड मिनट में बन गई, तो 17 बटे 20 आ गया। फिर गुणा की, फिर एक और बार 60 से भाग कर लिया तो ये भी क्या बन गया, डिग्री बन गया। फिर कैलकुलेशन करने के लिए 9 कॉमन ले लिया, नहीं तो 63 को 400 से गुणा करते 99 जोड़ते, फिर भाग लगाते। इससे अच्छा 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 7 प्लस 11 बट्टे 400, तो 470 2811 बटे 400 ये आ गया। ठीक है, तो चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। और कल ट्राइंगल शुरू करेंगे, ये बेसिक यही था। कल से काम की चीजें चलेंगी। ठीक है, आपको आया समझ नहीं, ठीक है, कल आना बाकी, तो कल पता चलेंगी बातें। ट्राइंगल से शुरू करेंगे।